हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहां पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं बाल विकास के भाग 11 से। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार है? कौन सा बुद्धि का प्रकार है? पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। तीनों ही बुद्धि के प्रकार हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आइए समझते हैं इसके बारे में। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिससे व्यक्ति स्वयं को तथा दूसरे को समझता है। बुद्धि का विभाजन करना एक कठिन कार्य है। बुद्धि तो वह क्षमता है जिसका उपयोग व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों तथा परिवेश में करता है। E.L. थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। पहला सामाजिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि तथा तीसरा मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, द्विकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो बुद्धि के कितने प्रकार हैं द्विकारक सिद्धांत के अनुसार? 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए पढ़ते हैं इसको। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन महोदय ने किया था। उनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता के 9 कारक तथा द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता के 5 कारक। सामान्य योग्यता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है, जबकि विशिष्ट मानसिक योग्यता विशिष्ट कार्यों से ही संबंधित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से भाषा के अभिलक्षण हैं? इसका सही आंसर है भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील है। आइए और समझते हैं इसके बारे में। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। पहला, भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होती है। दूसरा, भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। दूसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है। तीसरा, भाषा में अनेक रूपता एवं विभिन्नता होती है। और लास्ट, भाषा संश्लेषणात्मकता से विश्लेषणात्मकता की ओर जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। भाषा विकास में सबसे पहला क्रम ध्वनि की पहचान करना होता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहते हैं। इसका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन यदि इसे किसी शब्द के साथ लगा देते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ता इत्यादि। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन से हैं? चिंतन को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा क्या? लिंग भेद। आइए पढ़ते हैं। बालकों में भाषा विकास तथा चिंतन को निम्न कारक प्रभावित करते हैं: लिंग भेद, बुद्धि, स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय, समसमूह, मीडिया, बहुभाषिकता, भाषा विकार आदि। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क का प्रकार है? तर्क का प्रकार, तो तर्क का प्रकार है ऑप्शन नंबर सी, निगमन। इसका सही आंसर है। आइए पढ़ते हैं। तर्क भी चिंतन का एक मुख्य पक्ष है। इस प्रक्रिया में अनुमान संलग्न है। तर्क तर्कपूर्ण विचार व समस्या के समाधान में उपयोगी होता है। तर्क 2 प्रकार के होते हैं, निगमन और आगमन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां वैयक्तिक विभिन्नता को जानने की हैं?
पहला दिया हुआ है बुद्धि परीक्षण, ये भी है, दूसरा उपलब्धि परीक्षण, ये भी है, और तीसरा है अभिरुचि परीक्षण, ये भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए समझते हैं। प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए निम्न विधियों का प्रतिपादन किया है। पहला बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानात्मक संकल्पना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो ज्ञानात्मक संकल्पना नाम से स्पष्ट है, ज्ञान अर्जित करना। तो सही आंसर है ज्ञान अर्जित करना। आइए पढ़ते हैं। B.S. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। ज्ञानात्मक संकल्पना, भावात्मक संकल्पना, क्रियात्मक संकल्पना। ज्ञानात्मक संकल्पना का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना है। ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में इस संकल्पना को 6 भागों में विभाजित किया है। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण और पांचवा संश्लेषण तथा छठवां है मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखेंगे। किस आयु वर्ग के बालकों को चित्र प्रश्नावली दी जाती है? तो इसका सही आंसर है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को चित्र प्रश्नावली दी जाती है। आइए समझते हैं। चित्रात्मक प्रश्नों का निर्माण सामान्यतः प्राथमिक कक्षा 0 से 6 वर्ष के ज्ञान की परख हेतु किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए चित्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। संज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पहला बुद्धि का, दूसरा संवेदना का और तीसरा स्मृति का। तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। आइए और समझते हैं इसके बारे में। संज्ञान एक ऐसा सामान्य पद है जिसके अंतर्गत बालक के चिंतन, प्रत्यक्षण, बुद्धि, संवेदना, स्मृति आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। किस विद्वान के अनुसार कम बुद्धि ही पिछड़ेपन का कारण हो सकती है? किस विद्वान के अनुसार? बर्ट के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए पढ़ते हैं। बर्ट के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। पिछड़े बालक से तात्पर्य ऐसे बालक से है जो अपनी समान उम्र के बालकों से कम उम्र के बालकों के समान शैक्षणिक योग्यता रखते हैं या उनसे कम योग्यता रखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान किस राज्य में है? दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान ये कहां है? उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए समझते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून अर्थात उत्तराखंड में है। दृष्टि दोष युक्त छात्रों को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्थीमिया का तात्पर्य निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, तनाव की अवस्था। समझते हैं इसके बारे में। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति, चित्त वृत्त हमेशा निम्न रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों में सृजनात्मक विकास के कौन से उपाय उपयुक्त हैं? पहला मूल्यांकन, ये भी उपयुक्त है। दूसरा मौलिकता, ये भी उपयुक्त है। अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आइए पढ़ते हैं। बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। मौलिकता, मूल्यांकन, तथ्यों का अधिगम, समस्या के स्तरों की पहचान, जांच, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अभ्यास के नियम के अंतर्गत कितने उपनियम हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितने उपनियम हैं? 2। आइए समझते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास के नियम के अंतर्गत 2 उपनियम आते हैं। पहला उपयोग का नियम,
जब एक परिवर्तनीय संयोग एक स्थिति और अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य बातें समान होने पर वह संयोग दृढ़ हो जाता है। दूसरा, अनुपयोग का नियम। कुछ समय तक किसी परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच पुनरावृत्ति न होने से संयोग क्षीण पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला, तत्परता का नियम। ये तत्परता का नियम किससे संबंधित है? कार्य के प्रति लगन, अर्थात इसका है ऑप्शन नंबर 4। दूसरा, अभ्यास का नियम। ये किससे संबंधित है? क्रिया को दोहराना। अभ्यास का मतलब होता है किसी काम को बार बार करना, तो ये है ऑप्शन नंबर 3। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम किससे संबंधित? सीखना और अध्यापन से। किसी का प्रभाव, पढ़ाई का प्रभाव से आदमी सीखता है, अध्यापन करता है। ऑप्शन नंबर 2। आंशिक क्रिया नियम, ये किससे संबंधित है? प्रतिक्रिया प्रमुख पक्ष, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आइए समझते हैं इसके बारे में। तत्परता का नियम देखिए 4 से संबंधित है, कार्य के प्रति लगन। अभ्यास का नियम, क्रिया को दोहराना। प्रभाव का नियम, सीखना एवं अध्यापन। आंशिक क्रिया नियम, प्रतिक्रिया प्रमुख पक्ष। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी सीखने की विधियां हैं? प्रोत्साहन, नहीं, ये तो प्रोत्साहित करना है, नहीं, ये सीखने की विधि नहीं है। दूसरा, प्रेक्षण द्वारा सीखना, बिल्कुल सही। तीसरा, विवेचना विधि, बिल्कुल सही। और चौथा, ज्ञान विधि। ज्ञान विधि कोई सीखने की विधि नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3। आइए समझते हैं। आधुनिक सीखने की प्रमुख विधियां निम्न है। पहला, प्रेक्षण द्वारा सीखना। दूसरा, विवेचना विधि से सीखना। तीसरा, करके सीखना। चौथा, आवृत्तिकरण तथा पुनः निरीक्षण विधि। और पांचवा, रटकर तथा समझकर सीखने की विधि। अतः जो विकल्प ए दिया था वो सही है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अनुदेशन में निम्न में से कौन सा सम्मिलित होता है? कौन सा सम्मिलित होता है अनुदेशन में? कौशल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आइए समझेंगे। शिक्षण तथा अनुदेशन में अध्येता के विचार, मूल्य, कौशलों, सूचनाओं तथा ज्ञान का संप्रेषण करना सम्मिलित होता है। अध्ययन तथा अनुदेशन का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षित करने की दृष्टि से उनके अधिगम को प्रभावी बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में 6ES शिक्षण रणनीति में कौन सम्मिलित है? इसको ध्यान रखेंगे। पहला है अन्वेषण, स्वयं अध्ययन, ये सम्मिलित नहीं है। तीसरा, संलग्न, सम्मिलित है। व्याख्यान सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण के क्षेत्र में 6ES शिक्षण रणनीति में अन्वेषण और संलग्न। आइए और समझेंगे इसके बारे में। शिक्षण के क्षेत्र में 6E5 एवं 6ES मॉडल को अपनाया जाता है, जो बताता है कि शिक्षक अपने छात्रों को कक्षा में किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी बना सकता है। 6ES में संलग्न होना, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत मूल्यांकन, विस्तार एवं मानक इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। आइए आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? पहला, मिश्रित विधि, बिल्कुल सही। दूसरा, विचार साहचर्य विधि, तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, इसका सही आंसर होगा। आइए पढ़ते हैं। स्मरण करने की प्रमुख विधियां हैं मिश्रित विधि एवं विचार साहचर्य विधि। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही था। दोस्तों, मैं जो भी आंसर आपको बताता हूं वो सामने स्क्रीन में लिखा भी होता है। ये इसलिए क्योंकि अगर आपको कहीं भी समझने में कोई समस्या आ रही हो या सुनने में कोई समस्या आ रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके रोक कर उत्तर को स्वयं पढ़ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।